नमस्कार। शिक्षा, पुस्तकें, पुस्तकालय, एजुकेशन, बुक्स और लाइब्रेरीज एक ऐसा विषय है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खास तौर से हमारी नई पीढ़ी को उनके करियर के संघर्ष में, उनके व्यक्तित्व के विकास में इन तीनों का एक मिला जुला महत्व है। और अगर हम शहरों को छोड़कर गांव के बारे में सोचें कि वहां पर क्या फैसिलिटीज हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, तो बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं। उतने में नजर पड़ी हमारी एक उसको अभियान ही कहना चाहिए अब, एक इनिशिएटिव पर। उसका नाम है ग्राम पाठशाला। तो उत्सुकता और बढ़ी। ये देखा कि हमारे देश के पुलिसकर्मी भी उसके साथ अपने फ्री टाइम में, अपने खाली समय में, मतलब इस इनिशिएटिव में, इस शिक्षा की ओर युवाओं को अग्रसर करने की दिशा में उनका भी योगदान है। तो उत्सुकता और बढ़ी। तो फिर हमने तय किया कि आकाशवाणी के कार्यक्रम हमारे अतिथि में आज आमंत्रित किया जाए श्री लाल बहार को, जो इसकी बीज एक तरह से हम कहें तो उन्होंने कई साल पहले बोई थी, जो अब एक फूल से एक, अब तो एक कह लीजिए वृक्ष की तरह है। मतलब ये अभियान अब गांव-गांव में फैल रहा है। मेरा नाम लाल बहार है और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डिप्यूटी एसपी हूँ दिल्ली में। और मैं रहने वाला गाजियाबाद ज़िले में मेरा गांव पड़ता है, लोनी तहसील में गनौली। मैं गांव में ही पला बढ़ा। मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन थी 12वीं क्लास तक वो गांव में ही हुई। मैं 1997 में मैंने दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। मैंने 9 साल वहाँ सेवा दी और उसके बाद 2006 में मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आया। मन से आप जब समाज के बारे में सोचते हैं, युवाओं के विकास के बारे में सोचते हैं, गांव की धरती से जुड़े सवालों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्तिगत एक जो टिपिंग पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट जैसे बोलते हैं कि हाँ, एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, जो ख्याल तो क्या, वो एक सकारात्मक चिंगारी बन के एक अभियान का सपना उसने मुझे दिया। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी था क्या? जी बिल्कुल। क्या? पहले तो अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान मेरा ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में ही गुजरता था। जैसे मैंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में पढ़ाई की, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी थी जो 24 घंटे खुला करती थी। तो जब मैं अपने कैंपस में अपनी क्लास में होता था तो मैं तब तो लाइब्रेरी से बाहर होता था, लेकिन उसके बाद मेरा ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में ही गुजरता था। और वहाँ बहुत सारे हमारे साथी थे जो जिनकी कुर्सियाँ फिक्स थीं कि इस कुर्सी पे मनोज जी बैठेंगे, इस कुर्सी पे लाल बहार जी बैठेंगे। और इतना हम लोग वहाँ बैठते थे कि दूसरे साथियों को जानकारी थी कि यहाँ पे कौन बैठता है। नौकरी में आने के बाद अगस्त 2020 में हमारे गांव के युवाओं ने एक योजना बनाई। गनौली गांव के युवाओं ने, जो नौकरी पेशा युवा थे, कई सारे उसमें पुलिसकर्मी थे, उन्होंने योजना बनाई कि अपने गाँव के बच्चों के लिए गाँव में ही एक लाइब्रेरी बनाई जाए। ये उनका प्लान था। मैं भी, कोविड का टाइम था, मैं भी गाँव में गया हुआ था। तो इन युवाओं ने मुझे भी संपर्क किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो मुझे लगा कि काम अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें आपके साथ हूँ, इसको मिलके करते हैं। तो उस दिन से बहुत जल्दी ये लाइब्रेरी बनके तैयार हो गई। नहीं, लेकिन मैं रोकूंगा आपको यहाँ पर। किसी भी इनिशिएटिव के लिए या तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है जी, या संसाधनों की। जी। तो उसके बारे में क्या वो एक चुनौती नहीं थी उस समय? बिल्कुल चुनौती थी, लेकिन कि कोई लाइब्रेरी, कोई स्टडी सेंटर बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो कोई इमारत और फिर उसके अंदर फर्नीचर। तो जहाँ तक इमारत की बात थी, तो हमारे गांव में एक पंचायत घर बना हुआ था जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था। इनफैक्ट बनने के बाद उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो वो एक बहुत अच्छी सी इमारत थी जो इस्तेमाल ना होने की वजह से खंडर होने लगी थी। तो हमने उसी में प्लान किया कि इसी में लाइब्रेरी बनवाते हैं। तो हमने अपने गाँव के प्रधान जो हातम सिंह जी हैं उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पैसे की बात आई तो हमने उनसे कहा कि पैसा हम आपस में सरकारी कर्मचारी चंदे से इकट्ठा करेंगे और उससे अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे। उन्होंने हमें अनुमति दी और हमने आपस में चंदे से, आपस में पैसा इकट्ठा करके लाइब्रेरी हमने बना दी।
उस समय तक हमारा विचार सिर्फ यही था कि हम अपने गांव के बच्चों को गांव में ही एक लाइब्रेरी की सुविधा देंगे, उससे आगे हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन जैसे ये लाइब्रेरी बनी, इसमें हमने 70 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की थी। जब ये बनके तैयार हुई, इसका शुभारंभ हुआ, बच्चों ने बैठ के पढ़ना शुरू किया, तो 1 सप्ताह के भीतर ही इसमें 100 से ज़्यादा बच्चे पहुंचने लगे। हमने फीस को रखी नहीं थी क्योंकि एक बार का जो खर्चा था वो हो चुका था, तो हमने इसको निःशुल्क रखा था और कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जो हमने इसमें ना दी हो। मतलब जो पुस्तकालय जैसे आप शहरों में देखते हैं उसी स्तर की सुविधा इसमें हमने मुहैया कराई थी। बेसिकली हमारा प्लान जो था वो ये था कि एक स्टडी सेंटर बनाएंगे जहाँ बच्चा अपनी खुद की पुस्तकें लेके, वाईफाई की सुविधा हमने दी, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सके। और कुछ पुस्तकें लोगों ने दान में दी, वो पुस्तकें हमने वहाँ बच्चों के लिए रखी थी। तो आगे जब 1 हफ्ते के बाद इसमें भीड़ लगनी शुरू होती है, तो एक दिन मुझे गांव से हमारे एक साथी हैं जो दिल्ली पुलिस में ही एएसआई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भैया यहाँ तो बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आसपास के गाँवों से भी बच्चे आने लगे हैं। अच्छा। और स्थिति ये है कि दूसरे गाँव के बच्चे और जल्दी आके बैठ जाते हैं और हमारे गांव के बच्चों को बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से हमें अब सोचना था कि हमें करना क्या है। हमने यही सोचा कि अगर इस पुस्तकालय की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हमारे गांव के बच्चों को है और दूसरे गांव के बच्चे भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़रूरत उनकी भी है। तो यहीं से हमने योजना बनाई कि हम एक छोटी सी टीम बना के इन आसपास के गाँव में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि जिस तरीके से हमने अपनी लाइब्रेरी, अपना स्टडी सेंटर बनाया है, उसी तरीके से आप भी बना लीजिए। तो हमने एक ग्राम पाठशाला के नाम से एक टीम बनाई और शुरुआत के समय में 5-10 साथी थे। सब पुलिस से ही? ज़्यादातर पुलिस से थे। हम आसपास के गांव में गए तो वहाँ जो हमें रिस्पांस मिला, वहाँ जो लोगों ने हमें जिस सम्मान के साथ हमारी बात को सुना, उससे हम अभिभूत हुए। उन्होंने हमें ये कहा कि आप इसी धरती के इंसान नहीं लगते, ऐसे कोई करता नहीं है और हम आज ही चंदा इकट्ठा करेंगे और आपने जैसी लाइब्रेरी बनाई है 1 महीने के भीतर ऐसी लाइब्रेरी हम भी बनाएंगे। उन्होंने वही किया, वहाँ चंदा इकट्ठा हुआ। वहाँ पर भी इमारत और संसाधन वो बिल्कुल वो पहले से जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस्तेमाल हुआ। 1 महीने के भीतर वो भी लाइब्रेरी बनी, वो भी फिर ऐसे ही चली। वहाँ से हमें फिर हौसला मिला, हम फिर आगे बढ़ते चले गए और अभी पिछले करीब 2.25 या 3 साल के सफ़र में हम देश के 7 राज्यों में 600 से ज़्यादा पुस्तकालय गाँवों के लोगों से गाँवों में ही बनवा चुके हैं। इतने सारे राज्यों में ये बात, विचार जो है वो एक मूर्त रूप लेके अब वो कर रहा है। लेकिन हम लोग एनसीआर के हवाले से सफलता भरी कहानियां या चुनौती भरी कहानियां, संक्षेप में 2-3 उदाहरण दीजिए हमें। सर, सफ़र बिल्कुल यादगार है। शायद जीवन के सबसे बेहतर समय हम पिछले अपने 3 साल में हमने देखा है। सफलता तो इतनी है सर कि जो एक पुस्तकालय ने, गांव के एक लाइब्रेरी ने इतने बेहतर रिजल्ट्स दिए हैं कि गाँव की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं। गांव में जब बच्चे जो स्कूल कॉलेज से आने के बाद अपना चौराहे पे, गली में, नुक्कड़ पे खड़ा होकर अपना समय बर्बाद करते थे, अब वो बच्चे पुस्तकालयों में पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के होमवर्क्स लाइब्रेरी में जाके कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे 6 से 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब मैं अपना दिन याद करता हूँ कि हम कभी कॉलेज के दिनों में जाके इस तरह हमने बैठना शुरू किया था, तो ये बच्चे अगर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में ही 6 8 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ सकते हैं तो इनका भविष्य निश्चित रूप से बेहतर है। परिणाम बहुत बेहतर हैं। अभी एक चिरोड़ी गांव हमारे गांव के पास में ही है, उस एक गांव से एक ही परीक्षा में दिल्ली में सरकारी अध्यापकों की भर्ती हुई, उसमें एक ही लाइब्रेरी से 13 बच्चे और बच्चियों ने सिलेक्शन हासिल किया। ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई लाइब्रेरी बची नहीं है जहां से बच्चों ने रिजल्ट्स नहीं दिए हों। पिछले साल यूपी में सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी, उसमें हर गांव की हर लाइब्रेरी से बच्चों ने सिलेक्शन हासिल की है। एक बात बताइए, पुस्तकालय की तरफ आकृष्ट होने के लिए क्या बच्चों के क्या कोई सामाजिक कारण भी होते हैं कि घर पे वातावरण नहीं मिला जी और कहीं शांत जगह नहीं मिला, ऐसा भी कुछ होता है जिसकी वजह से ये लोग? बिल्कुल, ये गांव में ये समस्या बहुत ज़्यादा है। घरों में, गांव में जिस तरह लोग, जो उनका रहन सहन का तरीका होता है, उसमें लोग पशु भी पालते हैं, खेती भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ आना जाना बहुत होता है गांव में। आप अपने घर में बैठे तो आपके पास कोई ना कोई आके बैठ ही जाएगा और जब आपके घर पे कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई मेहमान आके बैठता है तो गांव में एक परंपरा है कि उसके लिए चाय पानी खाना वो सब बच्चे ही लेकर आते हैं।
फिर पशु और दूसरी चीज़ें भी क्योंकि घरों में होती हैं, तो माहौल पढ़ाई का बन ही नहीं पाता है। बच्चे को वो एकांत और वो लगातार एक जगह बैठने की जगह उसे नहीं मिलती है। कई बार कोई फ़ोन पे बात कर रहा होता है, कोई टेलीविज़न देख रहा होता है, कोई रेडियो सुन रहा होता है। तो ऐसे में बच्चे को एक ऐसी जगह की तलाश रहती है जहाँ वो इत्मीनान से बैठ के पढ़ सके। और अगर उससे अपने कुछ साथी और मिल जाएं, जैसे मैं अपने समय में बताऊं, हम ढूंढा करते थे, कभी हम जंगल में जाके पढ़ते थे, कभी मंदिर के चबूतरे पे बैठ के हम इकट्ठा पढ़ा करते थे, कभी किसी का घर तलाशते थे कि किसी के घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम 3-4 बैठ के पढ़ सकते हों। तो वो बच्चों की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इन पुस्तकालयों ने उन बच्चों की ज़रूरत की पूर्ति की है। इसीलिए ये इतने सारे पुस्तकालय इतनी तेज़ रफ्तार से बने हैं और ये सभी चल भी इसीलिए रहे हैं कि बच्चे तलाश करते हैं। अभी ग्राम पाठशाला से संपर्क करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे परिजनों से ज़्यादा बच्चे होते हैं। अच्छा। हमें बच्चे फ़ोन करते हैं कि आप हमारे गांव में कब आ रहे हो, हम कहाँ बैठ के पढ़ें। चिट्ठियाँ लिखते हैं हमें कि आप हमारे गांव में आ जाइए, हम पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा सकते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर शहर है, आने जाने के लिए हमें बस पकड़नी पड़ती है या मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है। तो ये पुस्तकालय हमारे गाँव में क्यों नहीं हो सकता, आप हमारे गाँव जरूर आइए। वो ज़्यादा किन किन लाइन में ये लोग अप्लाई करते हैं और प्रवेश परीक्षा के हवाले से कह रहा हूँ मैं? देखिए सब, अगर ये बच्चे अकेले अकेले पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा बड़ा सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे इन्होंने इकट्ठे बैठना शुरू किया है तो एक तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। जैसे एक कोई साधारण सी पृष्ठभूमि का बच्चा बहुत बड़ी नौकरी के बारे में सोचने में भी संकोच करता है, जबकि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन जब वो इकट्ठे बैठते हैं और वो अपने पड़ोसी को देखता है कि वो तो CDS की तैयारी कर रहा है, या वो NDA की तैयारी कर रहा है, या वो PCS की तैयारी कर रहा है, या वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि जब ये कर सकता है अच्छा। तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो अभी स्थिति ये है कि बच्चे छोटी से छोटी नौकरी से लेके बड़ी से बड़ी नौकरी तक के लिए एक साथ तैयारी कर रहे हैं। लाल बहार जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिप्रेक्ष्य में बात हुई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने राज्यों नाम लेकर उन लोगों ने या तो उत्सुकता दर्शाई है या ग्राम पाठशाला के बीच वहां पर भी मूर्त रूप से बुक बोए गए हैं? कौन कौन से राज्य हैं? सर 7 राज्यों में अभी ये पुस्तकालय बने हैं। दिल्ली में कई पुस्तकालय हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और बिहार में। इनसे क्या लगातार आपका संपर्क भी रहता है, मतलब एक पता करने के लिए कि कैसा चल रहा है? बिल्कुल संपर्क है सर। आजकल हमने सोशल मीडिया का सही मायने में सदुपयोग किया है। सोशल मीडिया पे आप इधर उधर की जानकारी भी साझा करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने उस समय का सदुपयोग किया, उस सोशल मीडिया का सदुपयोग किया इस मिशन को स्प्रेड करने में। हर जिले और हर स्टेट वाइज ग्राम पाठशाला की टीम्स बनी हुई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं। हम सभी एक दूसरे के संपर्क में हैं। और अगर बिहार से कोई लाइब्रेरी के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास बिहार में इतने सारे लोग हैं कि वो वहाँ से उस गांव में पहुँच के लोगों को जागरूक कर देते हैं। बस चलते चलते इस पूरे समीकरण का, शिक्षा, पुस्तकें और पुस्तकालय, कि जब ये चीजें गांव में पनपने लगती हैं तो क्राइम के साथ युवा, क्राइम और ये समीकरण, इसका पूरा महासमीकरण क्या बनता है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा साहब। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि देश की जानी मानी हस्तियां अपने स्तर से इसे सपोर्ट करेंगी। ग्राम पाठशाला के सपोर्ट में कपिल देव हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं जो एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। अगर आपका युवा जो गांव में रह के अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रहा था तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो रास्ता भटके। लेकिन अगर आपने एक माहौल ऐसा बना दिया कि उसके सारे साथी लाइब्रेरी जाने लगे तो उनको देखे वो भी लाइब्रेरी जाने लगा, और अगर वो पढ़ेगा तो उसकी एनर्जी का सही जगह सदुपयोग होगा। तो बहुत सारे जिलों के जिलाधिकारी और SSP इसलिए इस मुहिम के साथ जुड़े कि उन्होंने महसूस किया कि जब से उनके यहाँ लाइब्रेरीज बनने लगी तब से अपराध में कमी आने लगी। ऐसे ही आप जुड़ते रहें हमारे साथ, हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ। मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।